हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम कार्पी ब्लॉक के तत्व के तीसरे वीडियो में कार्बन परिवार के तत्वों के बारे में जानेंगे। कार्बन परिवार के तत्व, कार्बन परिवार के तत्वों को वर्ग 14 के तत्व भी कहा जाता है। वर्ग 14 के तत्व और वर्ग 14 के तत्व को समूह 4th ए में रखा गया है। 4th ए, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, पीबी है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 में हम 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे। 14 में हम 18 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएंगे। पहले 8 जोड़े, फिर 18 जोड़े, फिर 18 जोड़ देना तो 50 हो जाएंगे। और 50 में हम 32 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 82। कितने जोड़े? 8, 18, 18, 32। तत्वों को याद रखने का तरीका क्या है? सूत्र याद रखना, कहे सीता जी सुन प्रभु। कहे सीता जी सुन प्रभु। नाम क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब इनकी बात करते हैं उपलब्धता की। उपलब्धता की बात करते हैं, उपस्थिति या उपलब्धता कहते हैं। उपस्थिति क्या है इनकी? उपस्थिति, उपस्थिति, उपस्थिति का मतलब ऑकुरेंस। उपस्थिति का मतलब क्या होता है? ऑकुरेंस। तो ध्यान रखना इसमें, उपस्थिति के बारे में बात करते हैं। उपस्थिति के तो ध्यान रखना, कार्बन और सिलिकॉन ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। बहुतायत मात्रा में, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। बहुतायत का मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भूपर्पटी पर कार्बन जो है, ध्यान देना, कार्बन जो है भूपर्पटी पर, कार्बन जो है वो लगभग भूपर्पटी पर, भूपर्पटी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर, भूपर्पटी पर और पृथ्वी पर पाए जाने की बात अलग अलग है। ध्यान देना, भूपर्पटी पर और पृथ्वी पर पाए जाने की बात अलग अलग है। भूपर्पटी का मतलब है पूरा अलग सिस्टम। तो पृथ्वी पर की बात करें, या हम पहले पृथ्वी पर कर लें। पृथ्वी पर जो है सिलिकॉन जो है वो कार्बन से अधिक पाया जाता है। सिलिकॉन जो है कार्बन से अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर। लेकिन और भी ध्यान रखना, किंतु ब्रह्मांड की बात करें हम, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, ऐसे लगा देना, ब्रह्मांड में कार्बन जो है सिलिकॉन से 6 गुना पाया जाता है। कार्बन जो है सिलिकॉन से 6 गुना ज़्यादा पाया, ये 6 गुना ज़्यादा पाया जाता है। सिलिकॉन से 6 गुना ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी पर तो सिलिकॉन ज़्यादा पाया जाता है कार्बन से, लेकिन ब्रह्मांड की बात करें तो कार्बन सिलिकॉन से 6 गुना ज़्यादा पाया जाता है। कार्बन जो है मुक्त अवस्था में, कार्बन की बात करें तो मुक्त अवस्था में, कार्बन मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में कोयला है, कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आदि के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था की बात करें तो संयुक्त अवस्था में ये कार्बन, कार्बोनेट के रूप में कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट बनाए जाते हैं। कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट है, और पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम आदि के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखना, ये इतने रूपों के बारे में पाया जाता है। अब बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली उपस्थिति थी, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np4 होगा। NH2Np2 होता है, NH2Np2 होता है। जैसे हम मान लें कार्बन C6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2 और 2p2। तो बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2Np2। या ऐसे हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन Si14, तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2।
बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 करके ही होगा। इसमें n बराबर रखा गया है 2, इसमें n बराबर रखा गया है 3। 3 रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब उसके बाद में और हम बात करें इनकी संयोजकता की, संयोजकता की बात करें, यदि हम इसकी बात करें संयोजकता की, संयोजकता तो ध्यान रखना कि इस तत्व के सामान्य संयोजकता जो होती है, इस वर्ग के तत्वों की सामान्य संयोजकता, सामान्य संयोजकता की बात करें तो सामान्य संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। इस वर्ग के तत्वों की सामान्य संयोजकता जो होती है वो होती है 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपना साझा पूरा करते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो जर्मेनियम है और टिन है, लेड है, ये जो हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। जो ये बता दिए हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। और साथ में ध्यान रखना +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाने लगते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाने लगते हैं तो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। +4 तो दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं। भौतिक अवस्था की बात करें, इस वर्ग के तत्वों की भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था की बात करें, भौतिक फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, तो ध्यान रखना इस परिवार के तत्वों सभी, इस परिवार के सभी तत्व ठोस हैं। इस वर्ग के सभी तत्व जो हैं कैसे हैं, ठोस हैं। इस वर्ग के सभी तत्व जो हैं ठोस हैं, ठोस हैं। और साथ में हल्के तत्व अधातु हैं और भारी तत्व धातु हैं। जो हल्के तत्व हैं, हल्के तत्व इस वर्ग के तत्व हैं वो अधातु हैं, और जो भारी तत्व हैं, भारी तत्व हैं वो धातु हैं, धातु हैं। और ध्यान रखना कार्बन से लेड तक धात्विक गुण बढ़ता है। कार्बन से लेकर लेड की तरफ जाएंगे, पीबी तक जाएंगे, कार्बन से लेड तक धात्विक गुण जो होगा वो बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ता है। याद रखना, याद रखना क्या है, क्या हमने बताया है, कार्बन से लेड तक धात्विक गुण जो होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद में वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या दोनों बढ़ेंगे क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ेगी। याद रखना यदि परमाणु त्रिज्या और परमाणु आयतन की बात की जाए, यदि इसी में इसकी बात कर ली जाए कि इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की, इनकी परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या की, तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो ये परमाणु त्रिज्या और वर्ग त्रिज्या दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि कोषों की संख्या जो होती है बाह्य कोष में, बाह्य इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या, ये मान लो पूरा कोषों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ेंगे क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाएगी, ये होता है। आयनन ऊर्जा भी बढ़ती है। अब बात करें आयनन ऊर्जा की, ये इंपॉर्टेंट है, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या, आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा इनकी घटेगी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। लेकिन घटेगी तो जरूर, लेकिन एक यहाँ पर अपवाद भी है। लेड की प्रथम आयनन ऊर्जा जो होती है, प्रथम आयनन ऊर्जा जो होती है, प्रथम आयनन ऊर्जा Sn की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। लेड की प्रथम आयनन ऊर्जा Sn की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है, प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। ये अपवाद है इसका। अपवाद क्या है, लेड की जो प्रथम आयनन ऊर्जा होती है वो Sn की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। धात्विक गुण की बात की जाए तो धात्विक गुण जो होगा वो बढ़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात कार्बन और सिलिकॉन क्या होंगे, अधातु होंगे। कार्बन सिलिकॉन क्या होंगे, अधातु होंगे। और जर्मेनियम क्या होगा, उपधातु होगा। जर्मेनियम क्या होगा, उपधातु होगा। और टिन, लेड क्या होंगे, धातु होंगे।
टिन और लेड क्या होंगे, वो धातु होंगे। और साथ ही याद रखना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिलिकन और जर्मेनियम जो होते हैं वो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक साधनों में इनका उपयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सिलिकन, कार्बन सिलिकन धातु है, जर्मेनियम उपधातु है, टिन और लेड जो है धातु है, सिलिकन जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है, याद रखना अर्धचालक है। श्रृंखला बनाने का गुण, अगला पॉइंट है श्रृंखला बनाने का गुण। तो ध्यान रखना इस वर्ग के तत्व जो है वो श्रृंखला बनाने का गुण रखते हैं। क्या बनाने का गुण रखते हैं, श्रृंखला बनाने का गुण। अर्थात श्रृंखला बनाने का गुण क्या है, समान परमाणुओं के आपस में जुड़कर एक लंबी विवृत तथा संवृत श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। मतलब सभी कार्बन जैसे परमाणु जो होंगे वो जुड़ते जाएंगे और एक नई श्रृंखला बना लेंगे, उस गुण को हम क्या कहेंगे, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। तो ध्यान रखना इस परिवार के तत्व श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करते हैं, और श्रृंखलन के ऊपर से नीचे जाने पर श्रृंखलन का गुण क्या होगा, घटेगा। कहने का मतलब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो श्रृंखलन का जो गुण होगा वो क्या होगा, घटेगा। श्रृंखलन का गुण क्या होगा, घटेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर श्रृंखलन का गुण क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि इनकी बंध ऊर्जा घटती है। क्यों घटेगा, क्योंकि इनकी बंध ऊर्जा घट जाएगी, बंध ऊर्जा जो होगी वो घटेगी, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो घटेगी। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच की बंध ऊर्जा जो होती है वो 348 किलो जूल प्रति मोल होती, किलो जूल प्रति मोल होती है। और सिलिकन के मध्य बंध ऊर्जा का मान जो होता है वो 180 किलो जूल प्रति मोल होता है। वहीं जर्मेनियम के मध्य जो बंध ऊर्जा का मान होता है वो 167 किलो जूल प्रति मोल होता है। वहीं हम बात करें लेड एसएन की बात करें, एसएन के मध्य बंध ऊर्जा का मान जो होता है वो होता है 155 किलो जूल प्रति मोल होता है। वहीं हम बात करें लेड के बीच का मान घटता जाता है तो इसके बीच का मान नहीं होता है। कहने का मतलब श्रृंखलित नहीं होते। ये लेड जो होता है वो श्रृंखलन का गुण नहीं प्रदर्शित करता। ध्यान रखना, लेड जो होता है वो श्रृंखलन का गुण नहीं प्रदर्शित करता, अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो श्रृंखलन का गुण जो होगा वो घटेगा। अब बात करते हैं बंध बनाने का। तो कार्बन जो है बंध बनाने का गुण भी दिखाता है। बंध बनाने का गुण का मतलब क्या होता है, बंध बनाने का मतलब कार्बन जो होता है 4 बंध से साझा करता है। इस टाइप से साझा कर सकता है, या इस टाइप से साझा कर सकता है, या फिर इस टाइप से साझा कर सकता है। ये 4 बंधों से कार्बन जुड़ता है, 4 बंधों से साझा करता है। और साथ ही कार्बन जो है अन्य परमाणुओं के साथ, जैसे कार्बन है नाइट्रोजन के साथ 3 बंध ऐसे बना देगा, ऑक्सीजन के साथ 2 बंध ऐसे बना लेगा, सल्फर के साथ भी 3 बंध ऐसे बना लेता है। कार्बन, सल्फर और कार्बन है, कार्बन जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ इस प्रकार से बंध बनाता है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में अपर रूपता की बात करें, एलोट्रोफिज्म जिसे बोलते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। अपर रूपता को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी, अपर रूपता। तो इस परिवार के तत्व जो अपर रूपता क्या होता है, जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उस गुण को हम अपर रूपता कहते हैं। और इस परिवार के सभी तत्व जो है अपर रूपता को प्रदर्शित करते हैं, लेड को छोड़कर इस परिवार के तत्व, सभी जो तत्व हैं वो अपर रूपता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, कार्बन के कितने अपर रूप हैं, कार्बन के 2 अपर रूप हैं। एक क्रिस्टलीय कार्बन होता है, क्रिस्टलीय होता है, एक अक्रिस्टलीय होता है। एक क्रिस्टलीय होता है, एक अक्रिस्टलीय होता है, 2 रूप होते हैं। क्रिस्टलीय रूपों में कौन कौन से, क्रिस्टलीय रूपों में है डायमंड है, हीरा है, ग्रेफाइट है, हीरा, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, C6 जिसे बोलते हैं फुलरीन है। और अक्रिस्टलीय रूपों में कौन कौन से है, लैंप ब्लैक है, और चारकोल है, वुड चारकोल है, गैस कार्बन। तो ये कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप हैं, और कोक भी है। तो ये कार्बन के जो हैं अक्रिस्टलीय रूप हैं। ऐसे ही सिलिकन भी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय 2 रूपों में पाया जाता है। सिलिकन के भी 2 अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है, सिलिकन के भी 2 अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय, 2 रूप होते हैं। वैसे ही
जर्मेनियम भी 2 क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है, 2 क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है। जर्मेनियम के 2 क्रिस्टलीय रूप होते हैं। और टिन जो है 3 रूपों में पाया जाता है। टिन जो है उसके 3 रूप हैं, एक ग्रे टिन, दूसरा होता है सफ़ेद टिन, तीसरा है रिहोम्बिक टिन। रिहोम्बिक टिन तो 3 रूपों में पाया जाता है। टिन जो है 3 रूपों में पाया जाता है। ध्यान रखना, एक बार ये नोट करके लिख लेना। एक बार हेरोल्ड वैज्ञानिक थे, हेरोल्ड क्रोटा। हेरोल्ड क्रोटा, ये वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का नाम है हेरोल्ड क्रोटा। रिचर्ड स्माली और एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कार्ल वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कार्ल ने 1985 में, इन्होंने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ों, कार्बन की 2 छड़ों के मध्य, निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ों के मध्य लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित की। लेजर बीम द्वारा विद्युत आर्क प्रवाहित की, विद्युत आर्क उत्पन्न की, प्रवाहित की। कार्बन के बीच क्या किया, निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ों के मध्य लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर वाष्पित हुए कार्बन की वाष्प को संघनित किया। जो कार्बन की वाष्प जो बनी उसको ठंडा किया और ठंडे करने के बाद में, संघनित करने के बाद में जो काजल से कार्बन बना, करने को ठंडा करेंगे तो राख बन जाएगी, ठंडा करने पर राख बनेगी। जो काजल प्राप्त हुआ उससे जो कार्बन निकला, उससे जो कार्बन की खोज की, उससे जो कार्बन का C60 की खोज की। वैसे इसको उन्होंने नाम दे दिया फुलरीन। जो 660 है इसको उन्होंने नाम दे दिया फुलरीन कहा। इसे फुलरीन को हम CN से प्रदर्शित करते हैं और CN को हम C60 तथा C70, 2 अपर रूप जो होते हैं स्थायी होते हैं, C60 और C70। इसे C60 और C70 नाम दिया। और ध्यान रखना, फुलरीन को हम बकीबाल भी कहते हैं। इसे हम फुलरीन को हम क्या कहते हैं, बकीबाल भी कहते हैं। बकीबाल कहो या बुकीबाल कहो, ये एक ही रूप है। और कार्बन 60 में 32 फलक होते हैं। ध्यान रखना, जो फुलरीन है इसमें 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? इसमें 32 फलक होते हैं, 32 फलक। 32 फलकों में, ध्यान रखना, 32 फलकों में 20 होते हैं षटकोणी और 12 होते हैं पंचकोणी। 20 होते हैं षटकोणी और 12 होते हैं पंचकोणीय होते हैं। 20 होते हैं षटकोणीय और 12 होते हैं पंचकोणीय। ध्यान रखना। और इसमें जो कार्बन के मध्य संकरण पाया जाता है, प्रत्येक कार्बन के बीच संकरण जो होता है sp2 संकरण होता है। फुलरीन के कार्बन परमाणु के मध्य कौन संकरण होता है? sp2 संकरण। ये इंपॉर्टेंट है, sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण पाया जाता है, तो ये याद रखना। रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो रासायनिक गुण में पहले है जल से क्रिया। रासायनिक गुण में पहले क्या है? जल से क्रिया। जल से क्रिया तो पहले ध्यान देना, जल से क्रिया का मतलब क्या है? सामान्य स्थिति में ये जो होते हैं कार्बन या कार्बन के यौगिक जो होते हैं जल से क्रिया नहीं करते। सामान्य स्थिति में ये यौगिक जो हैं वो जल से क्रिया नहीं करते हैं। सामान्य स्थिति में ये जल से क्रिया नहीं करते, लेकिन सामान्य स्थिति में नहीं करते, लेकिन रक्त तप्त तक गर्म कर दो। सामान्य स्थिति में अपक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन रक्त तप्त गर्म करोगे, रक्त तप्त का मतलब रक्त जैसा गर्म करोगे तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। लेकिन लेड जो है, चाहे रक्त तप्त करो गर्म करो, वो अपक्रिया नहीं करता, ये विघटित नहीं हो पाता। और अम्लों से क्रिया की बात की जाए तो अम्लों से केवल लेड और टिन अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बाकी सब नहीं बनाएंगे। फिर ऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन जो है 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। कार्बन जो है 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है
और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्लीय होता है, ये एक अम्लीय ऑक्साइड है। ध्यान रखना, इस वर्ग के सभी तत्व MO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, MO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। और ध्यान रखना CO2 जो है वो कैसा है, गैस है। ये गैस MO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे तो मतलब MO2 M की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, Si, Ge, ये सब भी तत्व रख सकते हैं, SN, Pb, ये सब रख सकते हैं। तो रखेंगे तो पहले C रखेंगे तो CO2 हो जाएगा, Si रखेंगे तो SiO2 हो जाएगा, Ge रखेंगे तो GeO2 हो जाएगा, ऐसे SnO2 हो जाएगा, PbO2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये सभी तत्व जो होते हैं SnO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। ध्यान रखना केवल ये वाला जो ये है ये गैसीय अवस्था में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होता है। बाकी जितने भी ठोस हैं वो क्रिस्टली ठोस होते हैं, वो क्रिस्टली ठोस होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे इन्हीं ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कौन सी प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी। अम्लीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है, ये जो पहला है अम्लीय है, पहले दोनों ये हैं कैसे हैं, अम्लीय हैं। फिर उसके बाद में ये लास्ट के जो 3 बचे हैं वो कैसे हैं, उभयधर्मी हैं, उभयधर्मी हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में इनके ऑक्साइड जो होते हैं, ध्यान रखना, PbO मोनो ऑक्साइड भी SN और Pb जो है केवल मोनो ऑक्साइड भी बनाता है, मतलब SNO है, PbO है, ये ऐसे मोनो ऑक्साइड भी होते हैं इसके, SN और Pb के मोनो ऑक्साइड भी होते हैं। SO2 की जो संरचना होती है, SO2 की जो संरचना होती है, ध्यान रखना इसकी संरचना रेखीय होती है, रेखीय संरचना का ये होता है, रेखीय संरचना का होता है। और कार्बन का ध्यान रखना, कार्बन का सब ऑक्साइड भी होता है, ये सब ऑक्साइड तो कार्बन एक सब ऑक्साइड भी बनाता है, सब ऑक्साइड, सब ऑक्साइड भी बनाता है। सब ऑक्साइड का अच्छा सूत्र क्या होगा, तो सब ऑक्साइड का सूत्र C3O2 होगा, C3O2 होगा। अर्थात C3O2 को हम लिखेंगे क्या, C डबल बंद में C डबल बंद में C डबल बंद में O डबल बंद में O, ये इसकी C2O3 का सूत्र होगा लेड ऑक्साइड का। और लेड मिश्रित ऑक्साइड भी बनाता है, लेड मिश्रित ऑक्साइड, ध्यान देना, लेड जो है उसका मिश्रित ऑक्साइड भी बनाता है। मिश्रित ऑक्साइड है कौन सा, मिश्रित ऑक्साइड है कौन सा, Pb3O4। इसको मिश्रित करेंगे तो क्या क्या मिश्रित होगा, एक तो मिश्रित करने पर ये बन जाएगा 2PbO बनेगा, इनटू में PbO2 बन जाएगा, PbO2। तो ये मिश्रित ऑक्साइड है लेड का, लेड का मिश्रित ऑक्साइड है। ऐसे ही ध्यान रखना हाइलाइड बनाने की प्रवृत्ति, हाइलाइड बनाने की प्रवृत्ति कही जाए तो हाइलाइड कौन कौन से बनाते हैं, तो हाइलाइड ये हैं, ये MX2 प्रकार, X4 प्रकार के हाइलाइड बनाते हैं, MX4 प्रकार के हाइलाइड बनाते हैं। M यहाँ पर धातु है, जैसे मान लो हम लिखें SN लिख दें, SN लिख दें, M की जगह पर SN लिख लें तो SnX4, ये क्या हो जाएगा, हाइलाइड हो जाएगा। ऐसे तो ये हैलोजन, X की जगह पर हम हैलोजन, X यहाँ पर हैलोजन है, हैलोजन, हाइलोजन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, X की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Cl Br I, ये सब लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। तो SnCl4 PbCl4 इस प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार के हैलाइड बनाते हैं ये यौगिक। और ये जो टेट्रा कार्बन जर्मेनियम के ये यौगिक जो हैं टेट्रा क्लोराइड हैं, कार्बन जर्मेनियम और सिलिकन, इनके जो टेट्रा हैलाइड जो होंगे ये होंगे इनके MCl4 टेट्रा क्लोराइड होंगे, वो वाष्पशील होंगे। कैसे होंगे, वाष्पशील, इनके यौगिक जो होंगे वो वाष्पशील यौगिक होंगे। और सबके बाकी कार्बन टेट्रा का कुछ स्थायी भी होता है, जैसे कार्बन का लिखा जाता है, कार्बन का CCl4 ये स्थायी भी होता है, ये स्थायी भी होता है, लेकिन होता वाष्पशील ये भी है, ये वाष्पशील भी होता है, स्थायी भी होता है। बाकी SnCl4 हैं, PbCl4 हैं, ये साधारण ताप पर ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं, साधारण ताप पर ठोस, साधारण ताप पर ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब हाइड्राइड की बात करें, हाइड्राइड बनाने का गुण, हाइड्राइड, हाइड्राइड बनाने का गुण, तो ये MH4 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। M की जगह पर CSI ये सब जर्मेनियम ये रख के देख देना, तो C रखेंगे तो क्या हो जाएगा CH4, GE रखेंगे तो GeH4, ऐसे करके सभी यौगिक रख सकते हैं। इस प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे। और सिलिकॉन के हाइड्राइड जो होते हैं वो सीलियन होते हैं। जो सिलिकॉन के हाइड्राइड होंगे SiH4 करके होंगे, इन्हें हम सीलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सीलेन। जैसे ये लिखा है तो ऐसे ऐसे मोनोसीलेन, डाईसीलेन ऐसे है ये, इसको हम पढ़ेंगे मोनोसीलेन, मोनोसीलेन। ऐसे यहीं पर ये लिखा होता है Si2H6, ऐसे लिखा होता है H6, तो ये इसको हम पढ़ेंगे डाईसीलेन, डाईसीलेन। तो ये सीलेन कहे जाएंगे, सीलेन के यौगिक जो होंगे वो सीलेन कहे जाएंगे। इनके स्थायित्व की क्रम की बात करें, इनके स्थायित्व का क्रम क्या होता है, इनके हाइड्राइड के स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम, इनके स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, तो इनके स्थायित्व का क्रम इस प्रकार से होगा, CH4 सबसे ज़्यादा स्थायी, उसके बाद में CiH4, उसके बाद में GeH4, उसके बाद में SNH4, उसके बाद में PbH4। ये इनके स्थायित्व का क्रम है, स्थायित्व का क्रम। अच्छा, अपचायक क्षमता का क्रम देखा जाए, अपचायक क्षमता का क्रम, अपचायक क्षमता का क्रम, अपचायक क्षमता का क्रम, अपचायक क्षमता का क्रम क्या हो जाएगा, तो अपचायक क्षमता का जब क्रम लिखेंगे तो CH4 से ज़्यादा SiH4 का होगा, इससे ज़्यादा जर्मेनियम H4 का होगा, इससे ज़्यादा SnH4 का होगा, और सबसे ज़्यादा PbH4 का होगा, PbH4 का होगा। ये इनके अपचायक क्षमता का क्रम होगा, ध्यान रखना इस प्रकार से इनके और ये ऑक्सी अम्ल भी बनाते हैं, ये यौगिक जो हैं वो ऑक्सी अम्ल बनाने का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सी अम्ल की बात करते हैं तो ये इस प्रकार के तत्व जो हैं वो ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। कौन कौन से, जैसे कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, सिलिसिक अम्ल है H2SiO3, मेटास्टेनिक अम्ल है H2SNO3, ऑक्जेलिक अम्ल है, सिलिको ऑक्जेलिक अम्ल है, ये ऑक्सी अम्ल बनाने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद में कार्बन का असंगत व्यवहार, तो कार्बन का असंगत व्यवहार क्या है, तो कार्बन का असंगत व्यवहार ये है कि कार्बन अन्य तत्वों की तुलना में सबसे कठोर है। कार्बन जो है अन्य तत्वों की तुलना में कार्बन कठोर पदार्थ है, अन्य तत्वों में कार्बन कठोर है, कार्बन जो है वो कठोर है, कठोर, और शेष तत्व जो हैं मृदु हैं, कठोर हैं, और शेष तत्व कैसे हैं, शेष तत्व वो हैं मृदु हैं, मृदु मतलब कार्बन सबसे कठोर है, उनसे कम कठोर है। उसके बाद में कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक, सर्वाधिक होती है। तीसरा पॉइंट, कार्बन का ऑक्साइड जो है, कार्बन का ऑक्साइड गैस है, जबकि अन्य के ऑक्साइड कैसे हैं, ठोस हैं। अन्य तत्वों के ऑक्साइड जो हैं कैसे हैं, ठोस हैं। अन्य तत्वों के ऑक्साइड ठोस हैं, कार्बन के ऑक्साइड जो है गैस है। डाई ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, डाई ऑक्साइड। कार्बन का अपर रूप जो ग्रेफाइट है मुलायम है, विद्युत का सुचालक है। कार्बन का अपर रूप जो है ग्रेफाइट जो है वो मुलायम भी है और विद्युत का सुचालक भी है। कार्बन का अपर रूप जो ग्रेफाइट है वो मुलायम है, विद्युत का सुचालक है। और कार्बन की, अगला पॉइंट, कार्बन की जो संकुल संख्या होती है वो 4 से अधिक नहीं होती है। कार्बन की संकुल संख्या है, कार्बन की संकुल संख्या है, संकुल संख्या 4 से अधिक नहीं, बाकी की 4 से अधिक भी हो सकती है, 4 से अधिक नहीं, और शेष की 4 से अधिक हो सकती है, 4 से अधिक। शेष की संकुल संख्या जो होगी, संकुल संख्या की बात कर रहे हैं, 4 से अधिक है, कार्बन की 4 से अधिक संकुल संख्या नहीं है, और बाकी की अधिक हो सकती है, 4 से अधिक हो सकती है शेष तत्वों की। 4 गुण हो गए। पांचवा कौन सा हो जाएगा, कार्बन का मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन का मोनोऑक्साइड जो है उदासीन है। कार्बन का मोनोऑक्साइड जो है कैसा है, उदासीन है। बाकी शेष तत्वों के जो मोनोऑक्साइड हैं, अन्य तत्वों के मोनोऑक्साइड उभयधर्मी और तथा ठोस पदार्थ हैं। अन्य तत्वों के मोनोऑक्साइड जो होंगे वो कैसे होंगे, उभयधर्मी होंगे, उभयधर्मी और ठोस होंगे, उभयधर्मी तथा ठोस होंगे। आयनन, कार्बन की आयनन ऊर्जा अन्य तत्वों की तुलना में उच्च होती है। आयन कहने का मतलब कार्बन जो है अन्य तत्वों की तरह NaOH से क्रिया भी नहीं करता, कार्बन जो है NaOH से क्रिया नहीं करता, शेष तत्व कार्बन से क्रिया कर लेते हैं, ये गुण हो गया। और कार्बन की जो
आयनन ऊर्जा है अन्य तत्वों से उच्च होती है। ये कार्बन का असंगत व्यवहार हो गया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कार्बन के जो अपर रूप हैं उनमें से, जैसे डायमंड है। कार्बन के अपर रूप जैसे उसमें से मुख्य रूप से जैसे डायमंड है, डायमंड। तो कार्बन का यह मुख्य अपर रूप है। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, पारदर्शक होता है, उच्च अपवर्तनांक है। उच्च अपवर्तनांक रखने के कारण इसका अपवर्तनांक n का मान जो होता है अपवर्तनांक 2.417 होने के कारण यह बहुमूल्य रत्नों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, पारदर्शक होता है, रंगहीन पारदर्शक होता है। उच्च अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना? इतना होता है, इसीलिए इसे बहुमूल्य के रूप, बहुमूल्य रत्नों में गिना जाता है। इसमें संकरण जो पाया जाता है वो sp3 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण के रूप में पाया जाता है। ये विद्युत का या विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है। ये विद्युत का कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। रासायनिक रूप से अक्रियाशील होता है, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के बीच की बंध दूरी होती है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। और ध्यान रखना है इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इसका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। ग्रेफाइट का घनत्व अधिक होता है, ध्यान रखना है इसमें। और उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में। ये दूसरा अपर रूप है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? क्रिस्टलीय अपर रूप है या अत्यधिक नर्म होता है। ये कैसा होता है? अत्यधिक नर्म होता है। नर्म होने के कारण ही इसका उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में, नर्म होने के कारण इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है और लेड पेंसिल के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? लेड पेंसिलें, लेड पेंसिल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखना इसकी द्विविमीय व्यवस्था होती है। इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरण पाए जाने के बाद इसमें पाई बंध भी, पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह गतिशील होने के कारण यह सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक, यह विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखना ये कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच की जो बंध दूरी होती है, कार्बन कार्बन के बीच की बंध दूरी होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। इनमें वांडर वाल्स बल कार्य करते हैं, क्षीण वांडर वाल्स, इनके बंधों के बीच क्षीण वांडर वाल्स बल कार्य करते हैं, क्षीण वांडर वाल्स बल कार्य करते हैं, वांडर वाल्स बल कार्य करते हैं, क्षीण वांडर वाल्स बल कार्य करते हैं इनके बीच, ये याद रखना है। और ये इनके भी क्षीण वांडरवाल्स कार्य करने के कारण ही इनमें स्नेहक की प्रवृत्ति होती है। इसके कारण ही स्नेहक की प्रवृत्ति इनमें होती है, स्नेहक की प्रवृत्ति इन्हीं के कारण होती है। और ध्यान रखना है डायमंड को ग्रेफाइट में बदला जा सकता है। डायमंड को ग्रेफाइट में बदलेंगे, साधारण ताप पर तो नहीं बदल सकते लेकिन बदल सकते हैं, इसको बदला जा सकता है। बाकी फुलरीन के बारे में तो पढ़ ही चुके हो। उसके बाद में इसका और भी यौगिक पढ़ें तो एक, अब इसके बारे में, इसके कार्बन के यौगिकों के बारे में देख ले रहे हैं। तो कार्बन के यौगिक कौन कौन से हैं? तो कार्बन के यौगिक जो हैं, कार्बन के यौगिक की बात करें तो कार्बन के यौगिक एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़े ले रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनाया जाता है? तो बनाने की विधियों में, बनाने की विधियाँ, तो बनाने की विधियों में हम बात करें तो पहली विधि है, इसे ऑक्जेलिक अम्ल से बना सकते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल से। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COH का होल ट्वाइज। इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, H2SO4 सांद्र होना चाहिए। इसके साथ जब गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बन जाएंगे और जल निकल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो KOH में अवशोषित हो जाता है, KOH में क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन
डाइऑक्साइड जो है वो KOH में अवशोषित हो जाता है। अवशोषित होने के बाद में यही इसकी प्रयोग, और ध्यान देना इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, अवशोषित हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड पृथक कर लेंगे। इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, तो इसकी लैब विधि जो है, लैब प्रोसेस है, लैब प्रोसेस का क्या है, तो फार्मिक अम्ल को हम क्या करेंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और भी इसको गर्म करने की एक और विधि है, एक तो ये लैब विधि, एक ये विधि हो गई। दूसरी, जिंक को हम रक्त रक्त पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगी। याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में और भी देखें, यदि और भी इसकी विधियों के बारे में देखें तो ये और विधियां इसकी हैं। औद्योगिक निर्माण भी इसका है। औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं, इसका औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं, इसका औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं, औद्योगिक निर्माण, इसका औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले नम वायु को रक्त रक्त कोक के साथ प्रवाहित करते हैं तो प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कोक को जल के साथ, नम होगा, नम वायु को रक्त रक्त कोक में प्रवाहित करें, नम का मतलब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जल गैस का मिश्रण प्राप्त होगा, इसे हम कहते हैं जल गैस। फिर इसी को कार्बन डाइऑक्साइड को, ध्यान रखना इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है मुख्य रूप में, जल गैस में मुख्य रूप से जल गैस प्राप्त होगी जिसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अन्य भी तत्व उपस्थित होते हैं, फिर इसको फिर गर्म कर देंगे कोक के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड कोक के साथ गर्म करेंगे तो ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद करते हैं इसके गुणधर्म के बारे में। इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, गुणधर्म, या रंगहीन गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन गंधहीन होता है, रंगहीन गंधहीन गंधहीन होता है। इसका गलनांक जो है, इसका गलनांक जो है -199 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस का होता है। और क्वथनांक भी माइनस में होता है, क्वथनांक इसका जो है -192 डिग्री सेल्सियस होता है, या जल में आंशिक विलेय होता है, जल में आंशिक विलेय, या जल में आंशिक विलेय होता है। ध्यान रखना, जल में आंशिक विलेय होता है, या उदासीन भी होता है, उदासीन, उदासीन है, अत्यंत विषैली गैस है, विषैली गैस होती है, विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो विषैली गैस है। उसके बाद में हम बात करें तो ये वायु में नीली ज्वाला के साथ जलती है, जो वायु में है नीली ज्वाला के साथ जलती है, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेती है, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वायु में नीली ज्वाला के साथ जलती का मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की हम वायु में अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो नीली ज्वाला में बनेगी, नीली ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला बनती है, नीली लौ बनती है। उसके बाद में इसका अपचायक गुण देखें, यदि इसका अपचायक गुण देखें तो अपचायक गुण क्या है, इसका अपचायक गुण क्या है, तो ध्यान देना, इसका अपचायक गुण क्या है, तो एक CO जो है प्रबल अपचायक है, जिंक ऑक्साइड है उसको अपचयित कर देता है जिंक में अपचयित कर देता है जिंक, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। कापर ऑक्साइड है कापर ऑक्साइड को भी कापर में अपचयित कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी बन जाएगी। ध्यान रखना, इसको अपचयित कर देता है, अपचायक गुण होता है इसमें, प्रबल अपचायक गुण होता है। और यदि ध्यान देना, पेंटा आयोडाइड हो, आयोडीन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पेंटा आयोडाइड को, आयोडीन पेंटा ऑक्साइड को, ऐसे लिख लो, आयोडीन पेंटा ऑक्साइड को आयोडीन में अपचयित कर देता है और प्लस का 5 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये क्या करता है, अलग अलग रूप से अपचयित कर देता है। इसका एक, अब क्षारों के साथ अपक्रिया कर दें, क्षारों के साथ अपक्रिया देख लें इसकी, क्षार के साथ में स्पेशली है इम्पोर्टेंट अपक्रिया, जैसे
सोडियम फार्मेट है, इसको तेज गर्म कर दिया जाएगा। तेज गर्म करेंगे तो सोडियम ऑक्जिलेट बन जाएगा, सोडियम ऑक्जिलेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड को NaOH के यदि साथ गर्म करोगे, NaOH के साथ गर्म करोगे तो सोडियम फार्मेट बनेगा, सोडियम फार्मेट बनेगा। लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया होती है। 5 से 10 ATM दाब होता है, एटमॉस्फेयर इसे कहते हैं, ATM दाब पर अभिक्रिया होती है, तो ये बनता है। ऐसे ही ध्यान रखना, निकिल की अभिक्रिया, निकिल की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराओगे तो निकिल कार्बोनिल बनता है, निकिल कार्बोनिल बनता है। इस अभिक्रिया का उपयोग मॉन्ड प्रक्रम में किया था, मॉन्ड प्रक्रम में किया था, मॉन्ड प्रक्रम से निकिल का शोधन किया था, तब इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और ध्यान रखना, CO, इसके उपयोग की बात करें, इसके उपयोग की यदि बात की जाए तो CO प्लस H2, इसका उपयोग वाटर गैस के रूप में, जल गैस के रूप में किया था, ये जल गैस होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 के मिश्रण को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। ये प्रोड्यूसर गैस है, प्रबल अपचायक है। ये क्या है? प्रबल अपचायक है। ये एक प्रबल अपचायक का कार्य करता है। पेट्रोल मेथनॉल के मिश्रण, मतलब कई कार्बनिक धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया था। धातु निष्कर्षण में भी हमने मॉन्ड प्रक्रम बताया, तो धातु निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई यौगिकों का संश्लेषण करने में इसके उपयोग किए जाते हैं। और इसकी संरचना की बात करें तो संरचना इसकी क्या होती है? C डबल बंध में, ट्रिपल बंध में O बनाया जाता है, ऐसे, इस टाइप से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों को हम दिखा सकते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, C डबल बंध में ऐसे डबल बंध लगा लो, O की तरफ क्या कर दो, और ऑक्सीजन कार्बन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन करते हुए दिखा सकते हैं ऐसे, ये भी बना सकते हैं, संरचना है इसकी। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। कहा जाए शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो बाकी का बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को पलट पलट के देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।